नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएल न्यूज़ चैनल का हमारा ये खास प्रोग्राम बोलती है बुलंदियाँ। और इसी सीरीज़ में आज मैं अर्चना जैन आपको मिलवा रही हूँ राजेश हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश शर्मा जी से, जो कि एक वेल नोन सर्जन और लैप्रोस्कोपिक स्पेशलिस्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ये अवसर देने के लिए मुझे बात करने का। और अलवर के सभी नागरिकों को मेरा नमस्कार और आगामी शुभकामनाएं, आगे जो त्यौहार आ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो ओपन सर्जरी है और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, इन दोनों में क्या बड़ा अंतर है और पेशेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है? देखिए, जैसे ओपन सर्जरी में हम, ओपन का नाम से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि ओपन सर्जरी में हम चीरा लगाना पड़ता है हमें बड़ा, और हाथ से हमें ऑपरेट करना पड़ता है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी अलग रहते हैं। और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम छोटे छोटे छेदों के द्वारा दूरबीन डालकर उसको स्क्रीन पर देखा जाता है, कैमरा फिट किया जाता है उस दूरबीन से, और 3-4 और छेद बनाकर छोटे, उनका रास्ता बनाकर छोटे इंस्ट्रूमेंट से ये सारी सर्जरी की जाती है। तो चीरे का बहुत बड़ा फ़र्क है, मरीज को बहुत कम दर्द होता है, और सबसे ज़रूरी बात कि आराम करने की ज़रूरत बहुत ही कम होती है, और काम पर जल्दी जा सकता है आदमी, दर्द कम होता है और उसको कमज़ोरी नहीं आती है। खून का भी लॉस बहुत कम होता है, ओपन सर्जरी में खून ज़्यादा जाता है और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ना के बराबर खून का लॉस होता है। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क हम मान सकते हैं जी। पेशेंट की जल्दी रिकवरी भी इसमें होती है जी, तो जल्दी ही हम आमतौर पर एक बहुत कॉमन सर्जरी है गॉल ब्लैडर की, हम कहें तो हम 2 दिन में हम सारा काम हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद हम पूरा काम कर सकते हैं। और कई सर्जरी में जैसे बच्चेदानी का ऑपरेशन है, उसमें 3-4 दिन बाद हम काम कर सकते हैं सारा जी। तो इस तरह का बहुत फ़र्क है जी। अगर हम ओपन सर्जरी करवाते हैं गॉल ब्लैडर की, जैसे ओपन सर्जरी की हमने, तो उसमें करीब करीब हम काम करने को 15 से 20 दिन हमें लग जाता है। और अच्छा, ये फाइनेंशियली भी मरीज़ों के लिए बेनिफिशियल है? यस, फाइनेंशियली इस तरह से बेनिफिशियल है कि खर्चे में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन हमें दवाइयों की ज़रूरत जो बाद में आनी है उसमें काफ़ी कमी हो जाती है। दूसरी बात, हम जब काम पे जाते हैं तो हमारा जो लॉस होता है काम का, वो बहुत कम होता है, मिनिमम होता है जी। तो इस तरह से हमको फाइनेंशियल काफ़ी फ़ायदा होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। सर, अमूमन कई बार ऐसा भी प्रॉब्लम होता होगा कि जैसे मरीज़ चाह रहा है कि लैप्रोस्कोपी करवाए वो, लेकिन जो स्टेज बीमारी की देखते हुए आप उसे ओपन सर्जरी ऑफ़र करते हैं, ऐसा कभी किसी बीमारी में भी होता है क्या? ये चीज़ बहुत ही कम संभावना रहती है, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस अच्छा है किसी सर्जन को तो वो ज़्यादातर सारी सर्जरी लैप्रोस्कोपी से कर सकता है। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम किसी को ज़्यादा है और उसको फिजिबल नहीं होता, क्योंकि हम हार्ट में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जब हम काम करते हैं तो पेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, तो उससे कुछ हार्ट पर दबाव होता है। उस कंडीशन में हम रिस्क देखते हुए उसको ओपन सर्जरी की सलाह देते हैं। बाकी ज़्यादातर केसेस में हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सब में कर सकते हैं। सर, आजकल देखने में आ रही है अपेंडिसाइटिस, बहुत अमूमन लोगों में और कम उम्र में भी ये देखी जाती है, तो इस बारे में आप हमें बताइए कि इसकी मतलब एक तो इसको डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है और किस तरह ये क्योरेबल है? जी, देखिए, अपेंडिक्स पहले भी इतनी ही कॉमन थी मेरे हिसाब से, और अब भी इतनी कॉमन है, लेकिन हमारे पास जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, जैसे सोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है, इससे हम अच्छी तरह से जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए और हमको डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है तो हम ट्रीट भी जल्दी कर सकते हैं उसे। तो इस तरह से हम मतलब ये नहीं कह सकते कि पहले कम थी और अब ज़्यादा हुई है, और सभी उम्र में ये कॉमन बीमारी मानी जाती है। कोई ख़ास वजह इसकी हो सकती है सर? हाँ, कुछ वजह ऐसी होती हैं ख़ास, जैसे एक ये अपेंडिक्स की जो नस है, ये बड़ी आंत का एक पार्ट होता है, और इसमें कोई भी आंतों के इन्फेक्शन में, क्योंकि हम जब एक पार्ट आंतों का ही है तो आंतों के इन्फेक्शन से अपेंडिक्स में भी इन्फेक्शन पहुंच सकता है,
तो और आप समझते हैं कि स्ट्रीट फूड सबसे बड़ा कारण होता है आंतों के इन्फेक्शन का। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा स्ट्रीट फूड खाने से जो हमारी लाइफस्टाइल है अब चेंज होती जा रही है, तो शायद थोड़ा सा इंसिडेंस इस चीज़ का बढ़ गया है अभी। सर, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सुना कि 15-16 साल के बच्चे को फिस्टुला बीमारी हो गई। तो इतनी कम उम्र में भी ये हो सकती है क्या? और लेप्रोस्कोपी के ज़रिए इससे हमेशा के लिए निजात पाई जा सकती है क्या? नहीं, देखिए फिस्टुला की बीमारी किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन यूजुअली ये यंग एडल्ट्स या ओल्डर एज में ज़्यादा कॉमन है, बच्चों में बहुत कम कॉमन है। और इसको लेप्रोस्कोपी नहीं, हम एंडोस्कोपी कह सकते हैं कि एंडोस्कोपी से इसका इलाज अभी कुछ सेंटर्स पर होने लगा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वापस नहीं होगा फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है कि वापस हो सकती है। अभी जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है वो अभी भी जो ओपन सर्जरी है फिस्टुला की, उसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। लाइफस्टाइल की वजह से ये भी हो सकता है? लाइफस्टाइल का नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये भी एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की ही बीमारी है। इसमें नीचे की जो आंत का आखिरी भाग होता है एनल, उसमें एनल ग्लैंड्स होती हैं, यूजुअली उसके इन्फेक्शन से इस तरह की बीमारियां होती हैं। और एनल ग्लैंड्स में इन्फेक्शन नेचुरली हम मान सकते हैं कि आंतों के इन्फेक्शन से पहुंच सकता है। सर, जो पाइल्स बीमारी है और ये फिस्टुला है, इनमें कोई अंतर भी है कि जी, पाइल्स बिल्कुल अलग तरह की बीमारी है। ये एक जो बड़ी आंत का एक सबसे लास्ट भाग है रेक्टम और एनस, तो ये इसके आखिर में कुछ खूनों का गुच्छा होता है, उसको फूल जाने को हम पाइल्स कहते हैं। और पाइल्स का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लैट्रिन में जोर लगाएं, बैठे रहें काफ़ी देर तक और जोर लगाते रहें, तो इस वजह से पाइल्स बनते हैं। पाइल्स और फिस्टुला दोनों अलग अलग बीमारियां हैं और दोनों ही ऑपरेशन से ठीक होती हैं। जी, अच्छा सर, आजकल लेडीज़ में और जेंट्स में भी सभी में गॉल ब्लैडर का स्टोन काफ़ी हम सुनते हैं, तो कहा जाता है कि ये हेरिडिटिकल प्रॉब्लम भी है या फिर ये भी लाइफस्टाइल हमारी और खान पान का कुछ? जी, गॉल ब्लैडर एक ऐसी बीमारी है जिसका हम कह सकते हैं कि कोई कारण भी नहीं होता और कुछ कारण भी कॉमन पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा मोटापा, इसमें हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और बाइल सॉल्ट का जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स बन जाते हैं। और कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जैसे खून के जो रक्त कण होते हैं लाल, वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हो किसी भी वजह से, जैसे हीमोलिटिक एनीमिया एक कारण होता है, उससे जो बिलिरुबिन है वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ब्लड में और उसके भी स्टोन बन सकते हैं। तो एक तो मोटापा, ज़्यादा घी तेल खाना और लाइफस्टाइल, हम अगर कसरत नहीं करें तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है ब्लड में और उसी का जो इम्बैलेंस होता है कोलेस्ट्रॉल और बाइल सॉल्ट का, वो इसका मुख्य कारण हम मान सकते हैं। जी, इसमें जो पेन होता है वो बहुत सीवियर होता है, तो क्या हम मान लें कि हमें सडन सर्जरी की ज़रूरत है या दवाइयों से भी इसे ठीक किया जा सकता है? नहीं, दवाइयाँ देखो है, रिकमेंडेशन है दवाइयों की, लेकिन कई सालों तक खानी पड़ती है दवाइयाँ। और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स जो छोटे होते हैं लेस देन 1 सेंटीमीटर, उसको हम कभी कभी पिघला सकते हैं, लेकिन 2-3 साल बहुत महंगी दवाइयाँ जिसके नुकसान भी होते हैं कुछ दवाइयों के, तो बहुत ज़्यादा लंबी खानी पड़ती है। दूसरी बात, वापस बनने की पूरी संभावना होती है क्योंकि हम कारण नहीं मिटा रहे हैं, गॉल ब्लैडर वहीं है तो वापस हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है गॉल ब्लैडर का, तो बेहतर ये होता है कि जब भी हमें गॉल स्टोन डायग्नोस होता है तो गॉल स्टोन का तुरंत ऑपरेशन करवाएं, क्योंकि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, एक तो गॉल ब्लैडर में अगर पथरी मुंह पर फंस गई है तो गॉल ब्लैडर में मवाद पड़ने की संभावना होती है, गॉल ब्लैडर फटने की संभावना होती है। और यदि कोई भी स्टोन नीचे खिसक जाता है और नली में फंस जाता है तो इसी नली में पैनक्रियास की नली भी खुलती है, और पैनक्रियास की एक ऐसी बीमारी है जो घातक बीमारी है, जानलेवा भी साबित हो सकती है और पूरी ज़िंदगी उसके बाद चलती रहती है। तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा सभी को कि जब भी गॉल स्टोन कोई डायग्नोसिस हो
तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। अगर वो कहता है डॉक्टर, पर्टिकुलरली सर्जन अगर कहते हैं सर्जन कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, तो तुरंत कराएं ऑपरेशन, क्योंकि इस बीमारी का और किसी भी तरह से कोई इलाज संभव नहीं है जी। और सर इसके बाद, सर्जरी के बाद प्रिकॉशंस पेशेंट्स को क्या रखने होंगे? देखिए, प्रिकॉशंस की कोई भी आवश्यकता नहीं होती गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए। गॉल ब्लैडर का एक काम होता है कि उसको बाइल को इकट्ठा करना और कंसंट्रेट करना, और जब हम खाना खाते हैं उसके बाद वो सिकुड़ता है और उसका जो बाइल है वो हमारे खाने में मिलता है। जब ये गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो बाइल सीधा लीवर से हमको सप्लाई हो जाता है। तो खाना पचाने में सबको पूरी हमारी जनता को ये बताना चाहूँगा मैं कि जो भी गॉल ब्लैडर निकलने के बाद पाचन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ हमको बाइल जो मिलना चाहिए पाचन के लिए वो सीधा हमें लीवर से सप्लाई हो रहा है। तो जैसे ही हम खाना खाएंगे लीवर अपना काम शुरू कर देता है और खाना पचाने का काम करता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है पब्लिक में कि गॉल ब्लैडर निकल जाएगा तो खाना नहीं पचेगा और हम खाना कैसे खाएंगे, ये नहीं खाना पड़ेगा, वो नहीं खाना पड़ेगा, ये परहेज़ करना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक चीज़ खा सकता है आदमी, नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है और सारा काम भी कर सकता है। जी सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे जो पेशेंट्स इस बीमारी से गुजर रहे हैं उनके लिए बताई, क्योंकि बहुत भ्रांतियाँ इस को लेकर हैं पेशेंट्स में। सर अब मैं आपसे हर्निया के बारे में पूछना चाहूँगी। जनरल प्रॉब्लम ये लोगों में देखने आती हैं, तो एक तो आप ये बताइए कि इसकी कितनी स्टेजेस होती है, कितने तरह का हर्निया होता है, और इसकी सीवियरिटी का हमें कब पता चलता है कि हाँ बस अब हमें सर्जरी करवा लेनी चाहिए? जी, ये हर्निया भी एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई सर्जरी के अलावा कोई भी इलाज नहीं है अभी तक। तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा, जब भी हम हर्निया डायग्नोस करते हैं, जितना छोटा हर्निया होगा उतनी ही ऑपरेशन में या ऑपरेशन के बाद कम तकलीफ़ होती है। तो जब भी हमारा हर्निया डायग्नोस होता है तो उसे तुरंत ऑपरेशन कराना चाहिए। स्टेज की बात ऐसी है, हर्निया विभिन्न प्रकार के होते हैं। आपको मैं बता दूं कि हर्निया क्या चीज़ है। जब हम किसी एक खिड़की से दूसरी के घर में झांकते हैं और हम दूसरे के घर में पॉपअप करते हैं तो उसे हम कहते हैं हर्निया। हमको वो नॉर्मली नहीं करना चाहिए। दूसरे की खिड़की, अगर एक ही दीवार है 2 घर की और हम वो दीवार में अपना बड़ा छेद करके और हम उसमें घुस के देख रहे हैं तो गलत है। तो वो छेद को हमें बंद करना है, या फिर आपका जो भी, अब मेडिकल की भाषा में हम कहें कि अगर पेट में आते हैं और वो पेट से बाहर किसी भी रास्ते से आ रही हैं तो उसको हर्निया कहते हैं। ये हर्निया इंटरनल भी हो सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हाइटिस हर्निया एक बीमारी है, उसको भी हर्निया कहते हैं। बाहर नहीं दिखती लेकिन अंदर होती है। तो इस तरह के बहुत सारे विभिन्न प्रकार के हर्निया होते हैं, जिसमें हम कॉमन हर्निया जो है इंग्वाइनल हर्निया, उसमें ये कह सकते हैं कि हम 2 प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर्निया होते हैं। या फिर जैसे सिंपल हर्निया है, आंत बाहर आ रही है अंदर जा रही है, वो फर्स्ट स्टेज है, छोटा हर्निया है। और धीरे धीरे बढ़ के जैसे आंत फंस गई है बाहर आकर और वापस नहीं जा पा रही है अपने घर में, दूसरे के घर में घुस गई है और बाहर से वापस नहीं जा रही है, तो उसको हम कहते हैं कि वो सीवियर बात हो गई है, तो उसका तुरंत इलाज होना चाहिए। लेकिन मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जो भी हर्निया है जब भी डायग्नोस हो ऑपरेशन होना चाहिए उसका, क्योंकि इसके भी कॉम्प्लिकेशन ऐसे हैं, जैसे आंत बाहर आ रही है हर्निया से और आंत फंस जाए तो आंत को काट के निकालना पड़ता है कई बार, अगर गल जाती है तो वो। सर इसके लिए फिर सावधानियां हम क्या रखें, इससे पहले भी और बाद में भी? जैसे पेशेंट को अगर हर्निया का ऑपरेशन करवाना है तो वो क्या तैयारियां करे, और बाद में भी मतलब उनकी जीवन शैली में इसका क्या असर रहेगा? जी, देखिए, हर्निया के कुछ दुश्मन माने जाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, जर्दा खाना, या मोटापा होना, या फिर अस्थमा होना, या हम जैसे लैट्रिन में और पेशाब में कोई दिक्कत है और हम रेगुलर जोर लगा रहे हैं तो हर्निया होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ऑपरेशन के बाद भी अगर ये फैक्टर वहीं के वहीं हैं तो हर्निया वापस भी बन सकता है। तो ये चीज़ें हम अवॉइड करनी चाहिए हमें, जैसे कि स्मोकिंग है बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए,
मोटापा नहीं आना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करके जो मसल्स हमारे वीक हो गए, जो जगह दे रहे हैं हर्निया को बनने के लिए, उसे मजबूत रखना चाहिए, अच्छा खुराक लेना चाहिए, प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। और अगर कोई भी पेशाब की परेशानी है, जैसे कि प्रोस्टेट की बीमारी होती है ओल्ड एज में, उसकी वजह से पेशाब में रुकावट होती है, तो उसका इलाज तुरंत कराना चाहिए। या फिर लैट्रिन में कोई परेशानी है या अस्थमा है, तो उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं कि हम इनसे दूर रहें, इन चीज़ों को इलाज कराएं हम। जी सर, कितने दिन में इसकी रिकवरी हो जाती है और हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं इसके बाद? जी देखिए, हर्निया का भी ऑपरेशन दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तो लेप्रोस्कोपी से, ज़्यादातर सभी हर्निया के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। कुछ हर्निया ऐसे होते हैं कि जिसमें ओपन सर्जरी हम लोग एडवाइस करते हैं, वो ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा सेफ हो तो। लेकिन ज़्यादातर हर्निया में हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं। आप 2-3 दिन बाद घूम सकते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, 7 दिन बाद आप हल्का काम कर सकते हैं और 15 से 20 दिन में पूरा हम काम कर सकते हैं। अगर हम ओपन सर्जरी की बात करें, चीरे वाली सर्जरी की, जिसको जो पहले होती थी, उसमें करीब करीब हमको पूरी तरह से रिकवरी में 1 से सवा महीने के करीब लग जाता है। सर, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा, ये सब, तो सर्जरी के बाद आप कब रिकमेंड करते हैं कि कितने दिन बाद वो लोग ये सब कर सकते हैं? जी, या फिर सर्जरी पे और किसी पर्टिकुलर बीमारी पर ये डिपेंड करता है? जी, बीमारी पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने बात की कि हर्निया विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे हम सामान्य जो बहुत ही कॉमन जो हर्निया है, जैसे कि इंग्वाइनल हर्निया मैंने बताया, उसमें आप 7 से 15 दिन बाद हम नॉर्मल योगा कर सकते हैं, अगर पेट पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ रहा है। जैसे एक योगा में हम कपालभाति, बहुत ही कॉमन एक योगा है, उसको अवॉइड करें। बाकी नॉर्मल प्राणायाम वगैरह हम 7 से 10 दिन के अंदर अंदर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसीजनल हर्निया का ऑपरेशन हुआ है या बड़ा कोई हर्निया है, ऊपर पेट के आगे के हिस्से में ऊपर हर्निया होते हैं, इनको हम वेंट्रल हर्निया बोलते हैं, और ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी सर्जरी मानी जाती है। इसमें हम कहेंगे कि 3 से 4 वीक में हम नॉर्मल पूरा काम या योगा, कसरत वगैरह कर सकते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में। अगर ये ओपन सर्जरी है तो करीब करीब 1 से 1.5 महीने बाद हम लोग ये सब कर सकते हैं। हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है हमें फिर? जी, हैवी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अब अगर रिकवरी सारी ठीक है तो हम 1-1.5 महीने बाद भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, वेट लिफ्टिंग हमें अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा। सर, आप क्या मानते हैं कि अब सर्जरीज ज़्यादा होने लगी हैं या पहले इन चीज़ों का पता नहीं लगता था? इसके पीछे हमारा जो जीवन शैली है, खान पान, ये सब भी जिम्मेदार है? ये देखो, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो नेचुरली नंबर ऑफ़ पेशेंट्स तो बढ़ेंगे ही, और ज़्यादा भी मरीज आएंगे, ज़्यादा भी सर्जरियाँ होंगी, और अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का दायरा बढ़ गया है, सभी जगह अवेलेबल है। तो अब धीरे धीरे ऑपरेशन की संख्या भी बढ़ती जा रही है और ज़्यादा लोग अवेयर भी होते जा रहे हैं, इलाज के लिए भी अवेयर होते जा रहे हैं, तो नेचुरली ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी, क्योंकि अक्सर सर्जरी का नाम सुनते ही कई लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि हम मेडिसिन से ही ठीक हो जाए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये भ्रांति लोगों को दूर करनी चाहिए? जी, ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि हमको मेडिकल से ही ठीक होना है और मेडिकल से ही कैसे भी ठीक हो जाए। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि मेडिसिन से अगर कोई बीमारी ठीक हो रही है तो वो सर्जरी एडवाइस करेगा। अगर डॉक्टर सर्जन सर्जरी एडवाइस कर रहा है तो उसकी ज़रूरत है, इसीलिए एडवाइस कर रहा है वो, और उसको हम सीरियसली लेना चाहिए और सर्जरी करानी चाहिए। जो सर्जरी के रिस्क होते हैं वो बहुत ही रेयर रिस्क होते हैं। बीमारी के रिस्क को भी हमें कैलकुलेट करना चाहिए। अगर बीमारी का बहुत रिस्क ज़्यादा है, जो कि ज़्यादातर बीमारियों में इसी तरह की बात रहती है कि सर्जरी से ज़्यादा रिस्क बीमारी का होता है, तो हम क्यों ज़्यादा बीमारी का रिस्क लें और सर्जरी कराकर छोटे रिस्क में हम उससे क्यों न छुटकारा पाएँ। तो मेरी ये सलाह है आप लोगों से कि जब भी कोई सर्जन सलाह दे सर्जरी के बारे में, चाहे तो आप दूसरे किसी सर्जन की ओपिनियन लें, लेकिन इलाज ज़रूर कराएं। सर, अमूमन कहा जाता है कि परेशानियां और बीमारियां कह कर नहीं आती, लेकिन फिर भी आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सभी को कि कैसे हम इनसे दूर रह सकें?
सुबह से लेकर कैसा हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, या फिर मैं आपसे ही पूछूं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा रहता है? जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। लाइफस्टाइल के बारे में ऐसा है कि जो भी हम सभी जानते हैं पढ़े लिखे लोग, कि हमें अच्छा खान पान लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हमें खाना काम करने के लिए खाना चाहिए, न कि हमें खाने के लिए काम करना चाहिए। एक आप ये बात समझ जाएंगे तो बहुत सारी आपकी जो चिंताएं हैं, बीमारियां हैं, आपसे दूर रहेंगी। और आप रेगुलर जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी मैं सलाह देना चाहूँगा अपनी उम्र के हिसाब से जो भी आपको फिजिबल है, किसी भी सलाह लें किसी डॉक्टर से कि किस तरह की एक्सरसाइज हमें अच्छी है, और रेगुलर सुबह शाम को आप ज़रूर एक्सरसाइज करें जिससे आप स्वस्थ रह सकें। जब आप स्वस्थ होंगे तो बीमारियां अपने आप दूर रहेंगी। जब भी बीमारी आती है तो हमारा वीक शरीर देख के घुस जाती हैं बीमारियां, तो हमें मजबूत बनाना है शरीर को। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है ये। आप स्वस्थ रहेंगे तो बीमारी अपने आप दूर रहेंगी, और बीमारी आती हैं, सभी को आ सकती हैं, इलाज तुरंत कराएं, आप स्वस्थ रहेंगे। अब सर, ये तो थे आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े क्वेश्चंस। अब मैं आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप इस सब के बीच अपने परिवार को टाइम कितना दे पाते हैं, और अब तक के आपके इस सफ़र में कैसा आपका ये सफ़र रहा? जी देखिए, आप एक तो हमें पूरा हमको कैलकुलेट करना चाहिए हमारी काम को, हमारे फैमिली को, हमारे जो भी अपनी एक्टिविटीज़ को हैं। आप मैं चाहता हूं कि मैं सबको एक सलाह देना चाहता हूं कि हमें कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागो। अपनी ज़रूरतें हम लिमिट रखेंगे तो हमारे लिए समय निकाल पाएंगे हम, और अच्छा काम करने की कोशिश करें हमेशा, जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिले, आप परिवार को समय दे सकें, और अपना एक नियमित पूरा शेड्यूल बनाएं सुबह से शाम तक का, कि हमें कब उठना है, कब एक्सरसाइज करनी है, कितना काम करना है, कितने बजे तक काम करना है। हाँ, इमरजेंसी की बात अलग है, हमें इमरजेंसी भी करनी पड़ती है, इमरजेंसी में मरीजों को संभालना भी पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास एक रूटीन वर्क है तो आप एक समय निर्धारित करें कि हमें इस समय हमारे परिवार के साथ रहना है और इस समय हमें काम करना है। ज़रूरतें हम लिमिट करेंगे तो हमारा सब कुछ पूरा दिन अच्छा जाएगा और हम खुश रहेंगे। दोनों में बैलेंस करना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है बैलेंस करना, नहीं तो आप भी सुखी नहीं रहेंगे, आपकी फैमिली आपको फैमिली को समय नहीं दे पाएंगे और सभी दुखी रहेंगे। जी अच्छा सर, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि अभी आपकी ये पूरी डॉक्टर लाइफ का कोई ख़ास अनुभव जो आपको एक मेमोरेबल थिंग आपके लिए बन गया हो, ऐसा कोई याद है तो हमें बताइए। डॉक्टर की लाइफ में हर वो पल मेमोरेबल होता है जब हम मरीज़ को ठीक करके भेजते हैं और मरीज़ खुश होकर हमारे पास दोबारा आता है, हमसे मिलता है और खुश होता है। ये हमारे लिए हर एक पल मेमोरेबल होता है। तो ऐसा कोई हमारे लिए पल ख़राब नहीं है कि हमें ऐसा लगे कि हाँ यही मेमोरेबल पल है। हमारे लिए सभी अच्छे हैं, सभी मरीज़ ठीक होके जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है इसमें। हमारे व्यूवर्स के लिए आपका कोई मैसेज? बस आप सभी लोग स्वस्थ रहें और बीमारियां नहीं आए, मैं यही चाहूँगा किसी को भी। और सभी आगे भी त्यौहार आ रहे हैं, उनके लिए मेरी सभी को शुभकामनाएं। और स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुशी रहें, खुश रहें, सभी के लिए मेरी कामनाएं हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे साथ थे राजेश हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश शर्मा जी, और जिनसे हमने ख़ास बातचीत की, और उसमें सर से हमने ये जाना कि बीमारियों को हम खुद आमंत्रण देते हैं। दरअसल जीवन शैली हम अपनी नियंत्रित रखेंगे, खान पान हम अच्छा रखेंगे तो हम खुद ही उनसे दूर रहेंगे। और जब बीमारियां हो भी जाती हैं तो डॉक्टर की सलाह तुरंत लें, और डॉक्टर की सलाह से ही हम अपना आगे इलाज भी लें, क्योंकि डॉक्टर हमेशा हमें सही सलाह देंगे जिससे कि हम अपनी बीमारियों से जल्द निजात पा सकते हैं। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं ATL न्यूज़ के लिए अर्चना जैन।